तो भारत का पहला महान साम्राज्य निर्माता कौन था? चलिए आज बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसी असाधारण कहानी, एक ऐसे नाम की जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब चंद्रगुप्त की कहानी में जो सबसे दिलचस्प और शायद विवादास्पद बात है वो है उनकी शुरुआत। विशाख दत्ता का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस। उसमें उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है वृषल। इसका मतलब होता है निम्न कुल में पैदा हुआ। सोचिए एक शब्द और इसने उनकी पूरी पहचान को एक गहरे रहस्य में डाल दिया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक रहस्यमयी और कथित तौर पर इतनी साधारण पृष्ठभूमि वाला ये नौजवान उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बना तो बना कैसे? बस यही वो कमाल की यात्रा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध से। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य तो था, पर सतह के नीचे एक बहुत बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही थी। और समस्या की जड़ में था नंद वंश और उसका शासक धनानंद। वो अपनी दमनकारी, अपनी अत्याचारी नीतियों के लिए कुख्यात था और जाहिर है उसकी प्रजा उससे बहुत ज्यादा नाखुश थी। पूरे मगध में ना एक असंतोष की आग सुलग रही थी। बस इंतजार था तो एक चिंगारी का, और वो चिंगारी आई इतिहास की सबसे मशहूर गुरु शिष्य जोड़ियों में से एक के रूप में। एक ऐसा गठबंधन जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो देखिए यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ था धनानंद जिसकी सत्ता क्रूरता पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, एक महान विद्वान जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने लोगों के इस गुस्से में एक मौका देखा। उन्हें बस एक सही इंसान की तलाश थी जो इस क्रांति को लीड कर सके, और वो इंसान उन्हें मिला चंद्रगुप्त के रूप। हाँ, शुरुआत में कई मुश्किलें आई, कई असफलताएं मिली, लेकिन चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की लीडरशिप आखिरकार रंग लाई। और वो साल था 321 ईसा पूर्व, जब उन्होंने धनानंद को हराया और मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और इसी के साथ जन्म हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। पर मगध जीतना तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब उत्तर पश्चिम में इंतजार कर रही थी, जहां सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की विरासत अभी भी जिंदा थी। चलिए जरा टाइमलाइन को समझते हैं कि हुआ क्या। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई, जिससे वहां एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन सा बन गया। और ठीक इसी समय 321 ईसा पूर्व में यहाँ चंद्रगुप्त का उदय हो रहा था। अब सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसने भारत के उन इलाकों पर फिर से दावा करने की कोशिश की, तो जाहिर है टकराव तो होना ही था। और 305 ईसा पूर्व में ये दो बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गईं। तो इस जंग का नतीजा क्या निकला? खैर, जो संधि हुई वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ सेल्यूकस को हराया, बल्कि उसे एक संधि करने पर मजबूर भी कर दिया। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके मिले। बदले में सेल्यूकस को दिए गए 500 जंगी हाथी। और इतना ही नहीं, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। ये सिर्फ एक संधि नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए मौर्य साम्राज्य की ताकत का ऐलान था। देखिए, जंग जीतना और साम्राज्य बनाना एक बात है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, उस पे शासन करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल ये है कि चंद्रगुप्त ने ये किया कैसे? जरा इस साम्राज्य के विस्तार के बारे में सोचिए। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और इस विशाल एम्पायर का दिल, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि उस समय का एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर था। अच्छा, एक सवाल, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, इन सब को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? इसका जवाब हमें मिलता है चाणक्य की महान किताब अर्थशास्त्र में। इस एम्पायर का जो इकोनॉमिक इंजन था ना, वो 3 मुख्य चीजों पर चलता था: खेती पर टैक्स, व्यापार पर टैक्स और जंगलों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स। मतलब एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। और मजे की बात यह है कि ये सब हमें सिर्फ भारतीय किताबों से ही नहीं पता चलता। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र की शान, उसके बेहतरीन मैनेजमेंट और एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना के बारे में लिखा है। ये एक तरह से बाहर की दुनिया से मिला एक सर्टिफिकेट था मौर्य शासन की कामयाबी का। अब आते हैं कहानी के सबसे असाधारण, सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। देखिए, एक सम्राट की जिंदगी आमतौर पर युद्ध और शासन में ही खत्म हो जाती है, लेकिन चंद्रगुप्त का अंत बहुत बहुत अलग था।
अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त जैन गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी मर्जी से अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया और सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए और वहां उन्होंने संलेखना का रास्ता अपनाया। अब ये कोई आम उपवास नहीं है। संलेखना जैन धर्म की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रथा है जिसमें शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी इच्छा से मृत्यु तक उपवास किया जाता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक इंसान जो इतने नीचे से उठकर भारत का पहला महान सम्राट बना, उसने आखिर में सब कुछ छोड़ क्यों दिया? सत्ता, साम्राज्य और जीत, इन सब के बाद एक सम्राट के लिए असली सच क्या हो सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये शक्ति, सफलता और त्याग पर सोचने को मजबूर करती है।